हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि आप इसको रीजनिंग भी कह सकते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम लोग उसको डिटेल से समझेंगे और उसको पूरी तरह से सॉल्व करके भी हम लोग इस जो है क्वेश्चन को समझेंगे। इससे आप लोग अपने सिलेबस के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो DSSB के क्वेश्चन है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन होने वाला है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जो जितने भी स्टूडेंट EMRS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अपने इस वीडियो की मदद से एनालिटिकल एबिलिटी में आने वाले क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ MCQs, ठीक है, जिसके माध्यम से आप अपने सिलेबस को समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर इंस्टाग्राम का मेरा ID है @cs.rajyadav। तो इस ID पर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपका कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ बेटर ढंग से मैं आपका जवाब दे पाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले कि जो एनालिटिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपकी तार्किक क्षमता परखने के लिए पूछे जाते हैं। यानी कि आपकी एबिलिटी कितनी है कि आप तर्क लगा सकते हैं, आप कितने अच्छे से तर्क लगा सकते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट में जो है कुछ प्रश्न बहुत ही सिंपल भी होते हैं और कुछ कठिन भी होते हैं। ज़रूरत होती है आपको उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है, उस जोड़े का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच मौजूद संबंध के समान संबंध साझा करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक युग्म दिया गया है, यहाँ पर एक युग्म दिया गया है जैसे कागज लुगदी। इंग्लिश वाले यहाँ देखेंगे पेपर पल्प। पेपर पल्प का एक युग्म दे दिया गया है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इन्हीं के समान संबंध बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको समझना होगा, कागज और लुगदी में क्या संबंध है। तो दोस्तों, लुगदी से ही कागज बनता है, ये जो पल्प है उसी से पेपर बनता है, इसको याद रखिएगा। तो इसी से समझ करके आपको सही आंसर यहाँ से ढूंढना है। लुगदी से कागज बनता है, ये संबंध है। तो ठीक इसी तरह का संबंध आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है। ऑप्शन है तेल लैंप, अंगूर लकड़ी, रबर लेटेक्स और पुस्तक पाठक। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रबर लेटेक्स, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो लेटेक्स वर्ड है, लेटेक्स का ये मतलब होता है कि जैसे कोई पेड़ होता है, उससे जब उसकी पत्तियां या कोई डाली तोड़ा जाता है तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है दूध जैसे, ठीक है, जो सफ़ेद होता है, तरल होता है, लिक्विड जैसे कुछ निकलता है, वही होता है लेटेक्स। तो ये जो रबर जो होता है ना, वो लेटेक्स से ही बनाया जाता है। जो रबर का जो पेड़ होता है उससे जो लेटेक्स निकलता है उसी से रबर का निर्माण किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रबर लेटेक्स इसका राइट आंसर होगा। हो सकता है अगर एग्ज़ाम देते समय आपको कोई वर्ड ना पता हो, जैसे कि लेटेक्स का मतलब ही आपको नहीं पता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, सही जवाब ढूंढने के बदले आप ढूंढिए गलत जवाब, ठीक है। जैसे कि तेल लैंप, अब लैंप से तेल तो बनता नहीं है और इसमें लुगदी से कागज बन रहा है, तो लैंप से तेल नहीं बन रहा है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। लकड़ी से अंगूर नहीं बन रहा है, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। पाठक से पुस्तक नहीं बन रहा है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो जब 3 रॉन्ग आंसर आपने ढूंढ लिया तो एक सही जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित कूट भाषा में स्कूल को TEKSTR लिखा जाता है, तो उसी कोड में समर को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न है। स्कूल को ये लिखा जाता है तो समर को क्या लिखा जाएगा? आपके ऑप्शन ये हैं। आप जो है वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे? आपको सबसे पहले अपना जो रफ कार्य के लिए आपको जो पेपर दिया जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, रफ कार्य यानी कि जो रफ वर्क के लिए, वहाँ पर आपको ABCD सबसे पहले लिख लेना है, क्योंकि जो A to Z जो होता है ABCD, इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। 99% चांस है कि आएंगे, 1% अगर नहीं आया तो वो अलग बात है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो है आते ही आते हैं। तो ABCD एक बार A से Z तक जल्दी से आप लिख लीजिएगा यहाँ पूरा,
ठीक है, और उस हिसाब से आप अपने सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो स्कूल, अब देखिए इनमें संबंध ढूंढने की कोशिश कीजिए, एस स्कूल और TEKSTR में। तो जैसे कि आप कैसे ढूंढेंगे, एस का टी से, इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर, तो एस का टी से क्या संबंध है, एस के बाद सीधे जो है टी आ जा रहा है, एस के बाद टी आता है, ठीक है। उसके बाद सी और ई, इसका दूसरा और इसका दूसरा, इसका संबंध ढूंढने की कोशिश कीजिए, सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो सी डी और ई, यानी कि एक शब्द का गैप हो गया, यहाँ सी है और ई है। फिर उसके बाद तीसरे वर्ड में ढूंढने की कोशिश कीजिए, एच और के में संबंध ढूंढिए, तो HIJK, अब यहाँ 2 का गैप हो गया। तो इसी तरह से सभी में इसी तरह गैप बढ़ते जा रहा है, पहले एस के बाद टी 0 गैप है, उसके बाद सी के बाद जो ई है उसमें 1 का गैप है, फिर 2 का गैप होगा, फिर 3 का गैप होगा, इस तरह से एक एक गैप बढ़ते जा रहा है, 0 1 2 3 ऐसे गैप जो है बढ़ते जा रहा है। तो आपके जो ये 4 ऑप्शन हैं उनमें से आप जो हैं इन चारों को देख करके अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया समर, समर को कैसे लिखेंगे। तो समर को यहाँ टी सभी में है, उसके बाद डब्ल्यू सभी में है, पी सभी में है। हम चौथे अक्षर से देखते हैं, चौथे अक्षर में क्या है, चौथे अक्षर में 1 2 3 4, चौथे अक्षर में एम है, तो चौथे अक्षर में 3 का गैप होना चाहिए, जैसे हमने स्कूल और इसमें निकाला, तो चौथे अक्षर में 3 जो है अक्षरों का गैप होना चाहिए। तो चौथा अक्षर है यहाँ पर एम, एम के बाद NOP, इन 3 अक्षर का गैप होगा, और उसके बाद का आ जाएगा क्यू, तो क्यू इन तीनों में है, एक जो है रॉन्ग हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब 5वें अक्षर में जाएंगे, 5वां अक्षर है हमारे पास ई, अब ई के बाद 4 अक्षर का गैप होगा, F G H और I, इतने का गैप होगा, और उसके बाद आ जाएगा J, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा J। तो इसमें और इसमें अब भी 2 फंस गया, इन दोनों में जो है J है, ठीक है, तो अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब हम जाएंगे 6वें अक्षर पर R, ठीक है, 6वें अक्षर पर जाएंगे R पर, तो R के बाद 5 अक्षर का गैप होगा, R के बाद STUVW, फिर X आएगा, ये जो राइट आंसर होगा वो X आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको पहचाना जा सकता है। आप चाहें तो इसको लास्ट से भी देख सकते हैं, अंतिम से भी इसको मिला सकते हैं, तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से मिलाना शुरू किया, आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे लास्ट से ही स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था, तो आप क्या करेंगे, आप आखिरी से भी उसको मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको एक कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष के बारे में टिप्पणी चुनें। तो कथन क्या है, कथन पढ़ लीजिए पहले। कथन है, राजनेता अपनी कारों में जनसभा में पहुंचे, ये कथन है। इसको कथन को पढ़िए और अच्छे से समझिए। राजनेता अपनी कारों में जनसभा में पहुंचे। निष्कर्ष क्या दिया गया है, पहला सभी राजनेता अमीर हैं, दूसरा राजनेता के पास कारें हैं, तीसरा जनसभा में राजनेता पहुंचे। इन तीनों में से क्या सही है क्या गलत है ये आपको छांटना है। सबसे पहला देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, सभी राजनेता अमीर हैं। तो क्या इसको पढ़ने से ये पता चलता है कि सभी राजनेता अमीर हैं? राजनेता अपनी कारों में जनसभा में पहुंचे, तो राजनेता अपनी कारों में हालांकि गए हैं, लेकिन चूंकि जिसके पास कार है जरूरी नहीं है कि वो अमीर है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोगों के पास कार होता है जो अमीर नहीं होते। एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी भी कई बार जो है लोन लेकर के कार खरीदता है, या फिर अपने बजट से जो है कार खरीदता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो अमीर तो होंगे नहीं, वो तो मिडिल क्लास हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है कि सभी राजनेता अमीर हैं। ये यहाँ से पता नहीं चलता है कि सभी राजनेता अमीर हैं। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, राजनेताओं के पास कारें हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि अपनी कारों में आए, यानी ये पता चल गया कि उनके पास कारें तो हैं, उनकी खुद की अपनी हैं, तो ये राइट हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट राइट होगा। थर्ड देखते हैं, जनसभा में राजनेता पहुँचे।
तो यहाँ ये भी साफ दिए लिखा हुआ है कि राजनेता में अपनी कारों में जनसभा में पहुंचे, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ रॉन्ग, पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा और बाकी के 2 राइट हो जाएंगे। अब ऑप्शन देख लीजिए, केवल 2 सही है, 2 और 3 दोनों सही हैं, और पहला सही है या फिर पहला या दूसरा सही है। तो यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, कथन निष्कर्ष वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वह विकल्प चुनें जो नीचे दिए गए अक्षरों और संख्याओं के जल छवि के समान हैं। जल छवि, जल छवि मतलब जो वाटर इमेज होता है वो। तो यहाँ पर एक जो है संख्या और अक्षर से मिलाकर के कुछ दिया हुआ है, ये वाला, इसको आपको देखना है और इसका वाटर इमेज इन चारों ऑप्शन में से छांटना है। इन चारों में से एक जो है इसका वाटर इमेज होगा। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, इसका बहुत आसान जो तरीका है वो आप एक जगह पेन से इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, A1, D3 और B। अब इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा, इसका ठीक उल्टा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसका जो है वाटर इमेज बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब देख लीजिए ये जो है वो किस ऑप्शन से मिलता है, इससे, इससे, इससे या फिर इससे। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आप को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप बैक कर लीजिए, पॉज करके उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में 723 का अर्थ सुंदर छोटा खिलौना है, 745 का अर्थ बड़ा महंगा खिलौना है, 631 का अर्थ स्मार्ट छोटा लड़का है। उस भाषा में किसी अंक का अर्थ सुंदर है, किस अंक का अर्थ सुंदर है? तो यहाँ 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, 1, 2, 3। इसमें 3 तरह के अंक दिए गए हैं और उनका मतलब भी यहाँ पर बताया गया है। तो किस अंक का मतलब सुंदर हो जाएगा? अब इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह का भी प्रश्न आता है। तो इसको हल करने के लिए पहले 2 सेंटेंस का कंपेयर करो आप। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 723, ठीक है, 723 और 745। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 7, ठीक है, 7 नंबर कॉमन है। यहाँ 7 नंबर लिख लीजिए। अब इन सेंटेंस में कॉमन क्या है? सुंदर छोटा खिलौना और बड़ा महंगा खिलौना। तो यहाँ पर खिलौना कॉमन है, तो खिलौना यानी कि 7 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 7 का मतलब खिलौना हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब कोई भी और भी दूसरे से कंपेयर करके देखिए। तो पहला और तीसरा का कंपेयर करते हैं हम लोग। तो पहला और तीसरा में क्या कॉमन है? ठीक है, पहला और तीसरा में कॉमन है 3। यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 यहाँ लिख लेते हैं। और सेंटेंस में देखिए क्या कॉमन है, सेंटेंस में कॉमन है सुंदर छोटा खिलौना और स्मार्ट छोटा लड़का। तो ये जो है छोटा, ठीक है, छोटा इन दोनों में कॉमन है, यानी 3 का मतलब हो गया छोटा। ये जो 3 है उसका मतलब छोटा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमको क्या क्या मिल गया। इस वाले सेंटेंस को देखिएगा, हमें 7 का मतलब पता चल गया खिलौना, और हमें पता चल गया 3 का मतलब, इसका मतलब होगा छोटा। ठीक है, खिलौना और छोटा का मतलब पता चल गया, बच गया सुंदर। तो किसका मतलब सुंदर हो जाएगा? 2 का। 2 का मतलब यहाँ पर सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, इसको समझिएगा। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। राजू सुधाकर या अनिल के निकट नहीं है। ये जो राजू है वो अनिल के निकट नहीं है, सुधाकर या अनिल के निकट नहीं है। आगे है अश्विन सुधाकर के निकट नहीं है। आगे है राजू मुरली के निकट है, मुरली कतार के बीच में है। इन सभी जो है सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अश्विन बगल में बैठा है। अश्विन किसके बगल में बैठा है? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए, जैसे कि यहाँ 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति मान लीजिए, आप बना लीजिए। ये 5 पर्सन है, 5 लोग हैं। इस तरह का एक बैठक व्यवस्था से रिलेटेड एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो सर अगर 5 लोगों के बारे में कहा गया है तो 5 लोगों की एक पंक्ति बना लीजिए। अब क्वेश्चन से इसमें कुछ हिंट दीजिए। राजू सुधाकर या अनिल के निकट नहीं है, तो जो राजू है वो
सुधाकर या फिर अनिल के निकट नहीं है, यानी उनके अगल बगल सुधाकर अनिल नहीं है। अश्विन सुधाकर के निकट नहीं है, राजू मुरली के निकट नहीं है, मुरली कतार के बीच में है। तो एक पॉइंट कोई ऐसा पकड़िए जिससे क्वेश्चन की शुरुआत की जा सके, जिसको हल करने की शुरुआत की जा सके। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, मुरली कतार के बीच में है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे हल करने का शुरुआत किया जा सकता है। आपको ऐसा ही एक पॉइंट पकड़ना है। तो मुरली कतार के बीच में है, यानी कि ये बीच वाला आदमी जो है वो मुरली हो जाएगा, बीच वाला विद्यार्थी मुरली हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस में कहा गया है कि राजू मुरली के निकट नहीं है। ठीक है, राजू जो है मुरली के निकट नहीं है, मुरली के निकट है, माफ़ कीजिएगा, मुरली के निकट है। तो मुरली के अगल बगल में या तो ये वाला या तो ये वाला, इन दोनों में से एक राजू होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक राजू होगा। तो या तो आप एक इधर का मान लीजिए या इधर का। हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला, ये राजू है। ठीक है, ये राजू है, तो चलिए इसको हम राजू बना देते हैं। अब जो है अश्विन सुधाकर के निकट नहीं है और राजू सुधाकर या अनिल के निकट नहीं है। तो इस सेंटेंस को पकड़िए, राजू जो है सुधाकर या अनिल के निकट नहीं है, यानी कि ये जो राजू है वो सुधाकर या अनिल के निकट नहीं है। तो ये सुधाकर या अनिल तो होगा नहीं। ठीक है, ये जो है सुधाकर या अनिल होगा नहीं, सुधाकर और अनिल यहाँ पे होंगे। ये एक सुधाकर होगा और एक अनिल होगा, इधर वाले जो दो बच गए। तो चलिए एक को सुधाकर मान लीजिए, एक को अनिल मान लीजिए। ठीक है, अब आगे कहा गया है एक जो लास्ट हमारा बच जाता है। ठीक है, लास्ट क्या बच गया कि अश्विन सुधाकर के निकट नहीं है। ये जो अश्विन है वो सुधाकर के निकट नहीं है, लास्ट पर्सन बच गया अश्विन। तो लास्ट वाला अश्विन यहाँ पर आ जाएगा। अश्विन, राजू, मुरली, सुधाकर और अनिल, हमको पांचों का क्रम पता चल गया ऑलमोस्ट सही सही। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अश्विन बगल में बैठा है, अश्विन किसके बगल में बैठा है? तो अश्विन हमारा ये रहा। तो अश्विन किसके बगल में बैठा है? अश्विन जो है राजू के बगल में बैठा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राजू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस सवाल को अच्छे तरह से समझे होंगे। अगर नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का पता लगाएं। नीचे दिया गया ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से विषम का पता लगाना है। विषम मतलब बाकी से अलग, विषम का मतलब अलग। 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अभी राइट आंसर क्यों होगा? बाकी के 3 यानी कि ये वाला, ठीक है, ये भाग का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। ये तीनों जो हैं गणितीय जो है चिन्ह है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ये जो चिन्ह हैं, और ये जो है एक विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। ठीक है, जो विस्मय, जो चौंकने पर जो चिन्ह लगाया जाता है वो वाला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक महिला का परिचय देते हुए वरुण ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला का वरुण से क्या संबंध है? तो इस तरह का जो ब्लड रिलेशन वाले जो प्रश्न आते हैं, रक्त संबंध वाले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इसका सबसे आसान तरीका यही है कि इसके लिए आपको अपनी फैमिली को इमेजिन करना है। यहाँ जितने भी चीज़ें पूछी जा रही है, वरुण ने कहा उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो ये जो सेंटेंस है उसको अपनी फैमिली से आपको रिलेट करके इमेजिन करना है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे मेरी पत्नी का भाई है, तो इसमें आपका कोई संबंधी होगा, आपके भैया होंगे, ठीक है, आपके पापा। तो उनकी पत्नी को पहले आप इमेजिन करिए। ठीक है, उनकी पत्नी को इमेजिन करिए। उस हिसाब से इसको इमेजिन करते हुए आप सही आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वरुण के ससुर की बहन, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा वरुण की ससुर की बहन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया कि अपने जो है अपने रिलेशन को, अपने संबंधियों को आप इमेजिन करके इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा अक्षर अंग्रेजी अक्षरों के दाहिना छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 10वां होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़िए और इसका मतलब समझिए। कौन सा अक्षर अंग्रेजी में, ठीक है, A to Z के बारे में कहा गया है कि कौन सा अंग्रेजी अक्षर
अंग्रेजी अक्षरों के दाहिना छोर कौन सा होता है? बायां मतलब लेफ्ट, दाहिना मतलब राइट, यानी कि राइट तरफ से, इधर से, यानी जेड की ओर से स्टार्ट करते हुए 18वें अक्षर के दाएं से 10वां हो, यानी कि ए टू जेड अगर हम लोग लिखेंगे तो जेड से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जेड से स्टार्ट करके इस तरफ आएंगे, ठीक है, इस तरफ आएंगे जेड से स्टार्ट करके, और कितना 18वां अक्षर होगा उसके दाएं से, अब फिर दाएं मतलब राइट, अब जो 18वां अक्षर हमें मिलेगा उसके राइट में हम गिनना शुरू करेंगे, राइट की ओर 10वां अक्षर क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है जब आप परीक्षा देने जाएंगे, अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन फंसेगा तो आपको अपना रफ कार्य करने के लिए जो पेपर दिया जाएगा, ठीक है, एक पेपर दिया जाता है, ठीक है, रफ वर्क करने के लिए, उसमें आप ABCD लिख लेंगे। और ABCD आप लिखेंगे कैसे? बहुत ही जल्दी फटाक से आपको लिखना है, ABCDE ऐसे 5-5 के कतार में आपको लिखना है। ये सबसे कारगर तरीका है, 5-5 के कतार में आप लिखेंगे, ठीक है। तो 5-5 25, ऐसे 25 अक्षर, और जेड जो है 26वां हो जाएगा। 5-5 के ऐसे में गिनती करने में बहुत आसानी होता है। 5 आपको पता चल गया, ये 5 है, ये 10 है, ये 15, तो वहाँ 18वां अक्षर बोला गया है तो ये तो 15 हो जाएगा। फिर 16, 17, 18, तुरंत हमको पता चल गया 18वां अक्षर आर है। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ बोला गया है कि अंग्रेजी अक्षरों के जो दाहिने छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 10वां, तो 18वां अक्षर कौन सा है? जेड से स्टार्ट करना है, हमको उल्टे से स्टार्ट करना है, जेड से। तो 18वां अक्षर ये 5, 10, 15 हो गया, और जेड जो है 16 हो गया। फिर 17, 18, 18वां अक्षर जो है आई होगा। अब आई से राइट साइड का 10वां अक्षर बोल रहा है, राइट साइड का 10वां, यानी कि राइट साइड का 10वां कौन सा होगा? ये तो 5 हो गए, और ये 6 हो गया, यानी ये 6वां, 7, 8, 9, 10, 10वां अक्षर, इस वाले अक्षर को पूछ रहा है, इस वाले अक्षर को, ठीक है। तो ये वाला अक्षर एस है, तो यही अक्षर पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे करेंगे, दाहिना बायां को आप लोग समझ लीजिए, इंग्लिश में वहाँ देख लीजिएगा, लेफ्ट राइट इस तरह से लिखा होगा, उससे आप समझ सकते हैं। तो आप इस तरह का अगर टेबल बनाएंगे, वहाँ ABCD, आपको टेबल नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ABCD लिख लेना है, जैसे कि मैंने बताया उस तरह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको एक प्रश्न और 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इन कथनों में से दिया गया डेटा प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। कुछ प्रश्न इस तरह से बड़े भी होते हैं जो आसान होते हैं, लेकिन इनको देख के ही बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला और, ठीक है, स्टेटमेंट जो है एक दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रश्न, एक प्रश्न दिया हुआ है और 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अरुण अपनी कक्षा में 10वें स्थान पर है, ये बताया गया है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछा गया है। ये बताया गया है कि 10वें स्थान पर है, और पूछा गया है कितने विद्यार्थी हैं उसके कक्षा में। तो कथन है, उसके मित्र को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि अंतिम है। और कथन 2 है, अरुण की रैंक आखिरी से 49वीं है, यानी लास्ट से 49वीं है। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से जो है अपने आप में कौन सा सही उत्तर देने में सक्षम है। एक ही सेंटेंस क्या सही उत्तर दे सकता है, ये आपको बताना है इन चारों में से छांट करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 सेंटेंस दिए गए हैं, और क्वेश्चन क्या है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये पता करना है। कथन 1 को देखिए, उसके मित्र को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि अंतिम है। तो इससे तो साफ साफ हमें पता चल गया कि उसके मित्र को 58th जो है नंबर मिला हुआ है, स्थान मिला हुआ है, प्लेस। और कितने स्टूडेंट हैं, वो तो लास्ट है, तो टोटल इतने ही तो होंगे ना, तभी तो वो लास्ट 58वां होगा। तो जो पहला कथन है उससे आंसर हमको मिल गया। अब दूसरा कथन देखिए, अरुण की रैंक आखिरी से 49वीं है, यानी लास्ट से 49वीं है। अब यहाँ तो दे दिया गया है कि अरुण का स्थान 10वां है, यानी शुरू से 10वां, 9 के बाद अरुण का नंबर 10वां है, उससे पहले 9 लोग हैं। और यहाँ दिया गया है कि अरुण की रैंक आखिरी से 49वीं है, यानी कि जो उसका 10वां पोजीशन है वो लास्ट से 49वां नंबर है। 49 लोग हैं पीछे से, और 49 के पहले भी 9 लोग हैं। तो 49 में अगर आप 9 जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाता है, 58 आ जाता है। तो इससे भी पता चल जाता है
कि क्लास में 58 लोग हैं। कथन 1 से भी हमें साफ साफ पता चल जा रहा है और कथन 2 से भी साफ साफ पता चल जा रहा है। तो यही तो पूछा गया है कि किस कथन से हमें सही आंसर मिल जा रहा है। तो ऑप्शन है केवल कथन 1 में डेटा का प्रश्न उत्तर देने की क्षमता है, पर्याप्त है। क्या केवल 1 से ही उत्तर मिल रहा है, या फिर 1 और 2 दोनों से अलग अलग मिल जा रहा है, या फिर 1 और 2 दोनों से नहीं मिल रहा है, या फिर 2 से मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों से हमें राइट आंसर मिल जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं और इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल हम लोग ने 10 क्वेश्चन किए। इसके आगे भी और भी क्वेश्चन हैं, बट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि इसके आगे और अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपके लिए ये सेशन बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि मैं इन क्वेश्चन को जो है समझाते भी चल रहा हूँ, इस वजह से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। कोई बात नहीं, आपको समझना है और मुझे समझाना है। आगे के वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 11 से होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।